वेलकम एवरीवन। मैं हूं विजेंद्र सिमोनिया। आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हूं वो मूवी है 1880 की, जिसका नाम है माय नेबर तोरो। बहुत ही पुरानी और बहुत ही अमेजिंग मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल गांव का सीन दिखाया जाता है, खेतों वगैरह का। तात्सु नाम का एक आदमी था, जैसे कि हमारे इंडिया में चलता है ना, छोटे छोटे से ट्रक जिसके अंदर हम सामान भर के इधर उधर शिफ्ट करते हैं। वैसे ही यह आदमी था जिसके साथ उसकी 2 बेटियां थीं। वो अपने पूरे घर को शिफ्ट करके एक गांव के अंदर ले गया था, क्योंकि हमें दिखाया गया है कि उसकी एक वाइफ है जो कि काफी ज्यादा बीमार है और इसी गांव के पास में एक हॉस्पिटल है, वहीं पे एडमिट है। तो इस चक्कर में इस आदमी को अपना पूरा घर शिफ्ट करना पड़ा। ये दोनों लड़कियां गांव के अंदर बड़ी खुशी खुशी आ रही थी, अपने नए घर को देख रही थी। यह लोग बड़े जेंटल होते हैं। जापानीज लोग तो कभी भी किसी भी घर के पास में आते हैं तो अपने नेबर से हाय हेलो जरूर करती हैं। स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कांता है, बट वो बहुत ही रूडली तरीके से इन लड़कियों को देखता है और कभी भी बात करने में इंटरेस्टेड होता ही नहीं है। फाइनली ये जो दोनों छोटी छोटी बच्चियां हैं, जिसमें बड़ी बच्ची का नाम सातुकी है और छोटी बच्ची का नाम में है, वो अपने नए घर के अंदर पहुंच जाते हैं। घर भले ही बिल्कुल उजड़ा चमन हो रखा था, क्योंकि सारी चीजें हिल रही थी। घर की दीवारें जो थी बहुत पुरानी हो चुकी थी। फिर भी बच्चियों ने बिल्कुल यह नहीं बोला कि हम नई जगह पे आ गए। क्यों आए, कैसे आए, वो अपने घर को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि घर के पीछे बहुत बड़ा जंगल था, छोटा सा पोंड बना हुआ था। घर काफी ज्यादा बड़ा था, नई नई चीजें थी। छोटी सी बच्ची, मैं बिल्कुल जो छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, वैसी ही चीजें कर रही थी। और जो तासु था वो अपनी बच्चियों से काम करवा रहा था कि पीछे का दरवाजा खोल दो, छत पे जाने के लिए सीढ़ियां ढूंढ दो। तो दोनों बच्चियां पूरे घर के अंदर यही चीजें देख रही थी। तो जैसे ही उन्होंने पीछे का दरवाजा खोला तो इन्हें बिल्कुल छोटे छोटे से कीड़े दिखाई दिए। अगर हम कहें तो हम तो इसे डस्ट कहेंगे, या फिर कहेंगे कि जैसे मुजाले से अंधेरे की तरफ जाते हैं तो हल्की हल्की चीजें दिखाई देती है, तो बिल्कुल वैसे ही। लेकिन यहां पे ये कीड़े थोड़े भयानक ही दिख रहे थे। बच्चे वॉशरूम में भी जाते हैं तो भी इन्हें वही कीड़े दिखते हैं, तो वो अपने फादर को बुलाते हैं, लेकिन इनके फादर को कुछ भी नहीं मिलता। फिर ये लोग छत पे जाने की कोशिश करते हैं। छत पे जाते हैं और वहां पे डरे हुए भी थे, और इन्हें लगता है कि इस बार तो इन्होंने किसी जानवर को पकड़ ही लिया। छोटी सी मैं नीचे जाती ही नहीं है, बल्कि जाने से पहले एक छोटी सी डस्ट को पकड़ लेती है और अपने हाथ के अंदर दबा लेती है। उसके बाद में उसे लेकर आती है कि मैंने इसे पकड़ लिया, मैंने इसे पकड़ लिया। लेकिन नीचे लाते लाते तो उसके पूरे हाथ और पैर दोनों गंदे हो गए थे डस्ट से, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। अब वो सबको बताते हैं कि घर में भूतिया कीड़े हैं डैड। तो यहाँ पे पड़ोस की एक बूढ़ी दादी थी, वो इनकी मदद करने के लिए आ गई थी। तो वो बताती है कि बेटा, पुराने घरों में ऐसी चीजें होती है, अगर उनकी इच्छा हुई कि वो तुम्हारे सामने आएंगे तो वो जरूर आएंगे, और वो हमेशा छुपे हुए रहते हैं। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमारे घर के अंदर भूत है, हम उन्हें जरूर देखेंगे, हम उनसे जरूर मिलेंगे। जिसके बाद तो अब ये सब मिलके अपने घर को सेटल डाउन करने में लग जाते हैं। बच्चे भी थे, वह भी एक घर का पूरा काम कर रहे थे। जो ये दादी बेचारी थी वो भी दबा के काम कर रही। यह छोटा सा कांता था जो बिल्कुल इन्हीं दोनों लड़कियों की उम्र का था। वो आता है, लेकिन किसी से भी बिना बात करे ही चला जाता है। आज तो खाना भी बेचारी पड़ोस वाली दादी ही लेकर आई थी। ओवरऑल रात तक यह सारे लोग सेटल डाउन हो जाते हैं। रात में बड़ा तेज तूफान आ रहा था, तो बच्चियां डरी हुई थी, लेकिन कुछ ही देर के अंदर यह तूफान भी शांत हो जाता है। अगले दिन इनके घर की पहली शुरुआत थी, जहां पे इन्होंने ऑलमोस्ट सारा का सारा घर का काम कर दिया था। और आज के दिन यह लोग अपनी मॉम से मिलने के लिए भी जाते हैं, जो कि गांव के नजदीक ही था, लेकिन तो भी वहां तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे तो लगते ही हैं। अब उस वक्त पे ऊनाइटा ताचित के अंदर कोई व्हीकल तो था नहीं, तो यह लोग साइकिल से ही ट्रैवल करते थे रुक के। आखिरकार यह लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे, जहां पे दोनों लड़कियां अपनी मॉम से मिलती है, उन्हें अपने घर के बारे में सब कुछ बताती है कि घर कैसा था। उसमें छोटी छोटी सी आत्माएं रहती है, छोटी छोटे से भूत रहते हैं। तो उसकी माँ भी बड़ी खुश हो जाती है, और वहां की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के उसकी मॉम कहती है, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी और मैं तुम लोगों के साथ जरूर चलूंगी। और माँ बस अपने बच्चों की बातें सुनती रहती है, बाल वगैरह बनाती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं बेचारे, कितना ही कुछ कर पाएंगे। और उसके बाद में उनका फादर बच्चियों को वापस से अपने घर पे ले आता है। अब घर आते ही यह लोग अपने वापस से काम वगैरह में लग जाते हैं। जो सासुकी है वह थोड़ी सी बड़ी है, इसीलिए वह स्कूल जाती है, लेकिन जो मैं है वो बहुत छोटी है, इसीलिए वो स्कूल नहीं जाती, वो घर पे ही रहती है। तो आज जो इनके डैड थे वो घर पे ही रह के काम वगैरह कर रहे थे, और सासुकी स्कूल चली गई थी। मैं यहाँ पे अपना खेल रही थी, अकेली बच्ची थी, तो वो खेलती खेलती गार्डन तक आ गई थी। पोंड के अंदर उसे मेंढा के बच्चे भी दिखाई देते हैं, और इसी के साथ में वो पीछे तक चली गई थी।
तभी उसे एक छोटा सा क्रिएचर दिखाई देता है। हम उसे एक स्पिरिट कह सकते हैं क्योंकि वो बार बार में इनविजिबल हो रहा था। ऐसी स्पिरिट जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि घर में भूत है तो वो मैं को दिख जाते हैं बार बार में। इनविजिबल होने से मैं बड़ी परेशान सी हो जाती है। उसे हर जगह ढूंढती है, जहां पे शूज रखते हैं उसके अंदर भी घुस जाती है, लेकिन वो उसे कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। इसी चक्कर में पीछा करते करते वो सीधा जंगल के अंदर तक चली जाती है। जंगल के अंदर जाते जाते एक अलग ही रास्ता खुल जाता है और सीधा वो एक पेड़ तक पहुंच जाती है। यह पेड़ घर के काफी दूर से दिखाई देता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह बच्ची सीधा पेड़ के अंदर तक जा रही है और सीधा अंदर गिर जाती है, जैसे पेड़ के अंदर कोई दरवाजा हो या कोई छुपी हुई सी जगह हो। उसके बाद में वो उन छोटे छोटे क्रिएचर्स को तो देखती है, लेकिन उसी के सामने एक बहुत बड़े क्रिएचर को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अब ना तो ये हम किसी प्रॉपर क्रिएचर को हम डेडिकेट कर सकते हैं, बट हम इसे स्पिरिट जरूर कह सकते हैं। अब यही इनका मेन नेबर था। अब यहाँ पे जो छोटी सी मे थी वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और यह क्रिएचर जो था वो नींदों में था और बड़ी बड़ी सांसें ले रहा था। जब मैं पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो यह बड़ा सा क्रिएचर बस रोर करने लगता है। तो उसके ओर को मैं समझने लगती है कि इसका नाम तोत्रो है और वह बस उसके साथ में खेलने लग जाती है। क्योंकि दूसरी तरफ सासुकी को हम देखते हैं। अब जैसे ही वो स्कूल से घर आती है तो अपनी बहन को ढूंढने लगती है कि कहाँ गई। इधर उधर के एरिया में वो कहीं भी नहीं दिखती। सासुकी को मेकी यानी कि अपनी बहन की कैप दिखती है और वह जंगल के अंदर इधर ढूंढने लगती है। तो उसे जंगल के बिल्कुल बीच में जाके अपनी बहन सोती हुई मिलती है। अब यहाँ पे मैं सब कुछ बताती है कि कैसे उसने तोतरों को देखा। बहुत बड़ा क्रेचर था, लेकिन कोई भी उसकी बात मानता ही नहीं है। मैं गुस्सा करने लगती है झाड़ियों के बीच में से। लेफ्ट राइट बहुत घूमती है, लेकिन उसे पहले वाला रास्ता मिलता ही नहीं है। वो रोने लग जाती है, गुस्सा करती है और फिर आखिरकार पेड़ को ढूंढ भी लेती है। लेकिन पेड़ के अंदर ना तो कोई बड़ा सा छेद था, ना ही कोई तो दिख रहा था, ना ही छोटे छोटे से स्पिरिट्स दिख रहे थे। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन तब उसके फादर उसे समझाते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुमने देखा है तो बिल्कुल सच ही देखा होगा। हो सकता है कि उसे तुम्हारे सामने अभी नहीं आना होगा। हम इस पेड़ से प्रेयर करते हैं। अब तीनों के तीनों प्रेयर करने लग जाते हैं कि आप हमारी रक्षा करना, और जब भी बच्चियों को आपकी जरूरत हो तो आप जरूर मदद करना। मैं भूली नहीं थी कि उसने एक इतने बड़े क्रिएचर को देखा है। अब ये सारी चीजें जो सासुकी है वो अपने लेटर के अंदर भी लिखती है, ताकि वो अपनी मॉम को भी सारी चीजें बता सके। रात में हम उसी तोरो को पेड़ पे देखते हैं, जो कि एक तरीके का एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट बचा रहा था। कांता हमेशा दिखा करता था कि ये जो दोनों बहनें आई हैं वो बहुत ज्यादा ओबीडियंट है, बहुत अच्छी लड़कियां हैं, लेकिन बात वो तो भी कभी नहीं करता था। अब सासुकी अपनी बहन में को दादी माँ के पास में छोड़ के स्कूल चली जाती है, जहां पे वो स्कूल के अंदर बैठ के पढ़ाई लिखाई कर ही रही थी। यहाँ पे कांता भी सेम स्कूल के अंदर ही था, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि दादी माँ आ गई है मेरे को लेकर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रो रही थी और घर पे रुकने के लिए तैयार ही नहीं थी। और मैं जाते ही अपनी बहन की चिपक जाती है कि नहीं, मुझे तो नहीं रहना घर पे, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है। अब बेचारी सासू की टीचर से कह के रिक्वेस्ट करवा के मेरे को अपने पास में बिठा लेती है। अब मैं बैठे बैठे यहाँ पे ड्राइंग करती है और दोनों का शक्ल बना देती है। सारे बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि आज तो तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारे साथ ही आ गई। ये दोनों लड़कियां घर की तरफ जाती है, जहां पे रास्ते में बहुत तेज बारिश आ जाती है और आज ही के दिन ये दोनों छाता भी नहीं लाई थी। तब हम देखते हैं कि ये दोनों मंदिर के पास रुक जाते हैं, उनसे प्रे करके कि आप हमें बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकने दीजिए। कांता रास्ते से निकल ही रहा था, उसके पास में एक छाता था, तो वह यहाँ पे मुंह से नहीं बोलता है कि मदद ले लो, बल्कि वह छाते को उनकी तरफ फेंक के आगे की तरफ भाग जाता है। अब सासुकी अपनी बहन को लेके छाते से सीधा घर की तरफ पहुंच जाती है। अब तक काफी रात हो चुकी थी और अब तक भी इनके फादर घर पे आए नहीं थे, और इन्हें यह भी पता चलता है कि आज इनके फादर भी छाता लेके नहीं गए हैं, जरूर वह भीग जाएंगे। तो इसी चक्कर के अंदर दोनों की दोनों बहनें निकल जाती है अपने फादर को रिसीव करने के लिए। रास्ते में जाने से पहले वह कांता को भी उसका छाता लौटाते हुए जाती है, क्योंकि कांता ने उनकी मदद करी थी। कांता यहाँ पे सारी चीजें देख रहा था और बड़े खुश भी हो रहा था कि चलो उससे कोई मिलने के लिए आया था। अब सासुकी और मैं दोनों ही बस स्टैंड पे पहुंच जाते हैं। काफी देर तक वेट करते हैं, शाम से लेकर रात हो जाती है। अब तक 2-3 बसें आ चुकी थी, लेकिन इनके फादर अभी तक नहीं लौटे थे। छोटी सी में जो थी वो बारिश में खड़े खड़े बेचारे उसको नींद आने लग जाती है। वो
वो खड़े खड़े ऐसे सोने लग जाती है तो सासुकी उसे अपने कंधों पे बिठा लेती है, अपनी पीठ पे बिठा लेती है कि आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। सासुकी अभी भी यहां से गई नहीं थी, क्योंकि अब पीछे जाने का कोई मतलब नहीं था। अब तक तो उसके फादर को आ जाना चाहिए था, और तभी यहां पे तो पहुंच जाता है। यानी कि अब तक मैंने जिस चीज को डिस्क्राइब करा था, इतनी बड़ी सी क्रिएचर को, जो कि एक बहुत ही बड़ा विशाल सी स्पिरिट है, जो कि किसी को भी नहीं दिखती है लेकिन हमेशा मेरे को दिखती है, और आज वो सासुकी के पास आकर खड़ा हो गया। सासुकी को तो विश्वास ही नहीं होता। जब वो ऐसे टेढ़ी टेढ़ी होकर देखती है तो उसे पता चलता है कि इतना बड़ा क्रिएचर उसके पास में खड़ा है, लेकिन बारिश से छुपने के लिए उसने बस अपने ऊपर एक पत्ता रख रखा है। सासुकी ने उसकी मदद की और उसे एक छाता दे दिया। जैसे ही तोतू उस छाते को अपने ऊपर लेता है तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इसका इस्तेमाल क्या है, लेकिन तभी पेड़ से आई हुई बूंदें उसके ऊपर गिरती है, और इस बात से तोतरू बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ आवाज सी फील होने लगती है। जिसके बाद तो वो बड़ा सा जानवर जोर जोर से दमदम करके उछलता है, ताकि सारा का सारा पानी उसके ऊपर आके गिरे। अब इतने सारे पानी से तो मे की भी नींद खुल जाती है, और वो देखती है कि तोरो उसके पास में खड़ा है कुछ ही देर के अंदर। तोरो एक बहुत जोर से आवाज लगाता है, और तभी यहां पे एक बिल्ली आ जाती है जो कि बिल्कुल टैक्सी जैसी लग रही थी। उसके अंदर अपने आप ही एक बहुत बड़ा सा दरवाजा बन जाता है। तोतरो उसके अंदर बैठता है और वहां से निकल जाता है। सासुकी और मैं तो ये चीजें देखते ही रह जाते हैं कि बाप रे, उन्होंने अपनी आंखों से क्या चीज देखी। उन्होंने तो तोतरों को देखा। इतनी ही देर में पीछे से बस भी आ जाती है और इनके फादर भी आ जाते हैं, जो कि माफी मांगते हैं कि बच्चों, मैं थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मुझसे ट्रेन मिस हो गई, इसी चक्कर में बस भी मिस हो गई। अब तो यहां पे सासुकी भी उछलने लगती है और कहती है कि डैड, मैंने तुमको देखा। अब यहां पे मैं भी कहती है कि मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि तोतरो है। अब उसके फादर आखिर क्या करते हैं? उन्हें लगता है कि छोटे बच्चे हैं, कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना ली होगी, तो बच्चों को लेके घर पे आ जाते हैं। अब घर पे आने के बाद सासुकी और मैं अपने गिफ्ट को खोलती है, वही गिफ्ट जो कि उन्हें तोतरो ने दिया था, और यह सारी की सारी चीजें यह लोग लेटर के अंदर भी लिखते हैं। अगले दिन जो छोटी सी मैं और सासुकी थी, उन्होंने अपने इन बीजों को, जो कि अकॉर्न के बीज थे, कॉर्न के बीज कह सकते हैं, भुट्टे के बीज, तो उसे जमीन के अंदर बो देती है ताकि जल्दी से जल्दी उसके अंदर कॉर्न निकल सके। जो इनकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो हमेशा ये सारी की सारी स्टोरीज पढ़ा करती थी। अब यहाँ पे जो फादर हैं, इनके तात्सु, वह सारा नाइट के अंदर जो हम जाली वगैरह लगा के सोते हैं, पहले के टाइम के अंदर ऐसे लगा के सोते थे ताकि मच्छर वगैरह ना काटे, तो सब सेट करके बच्चों को सुला देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे सासुकी और मैं जब सोने ही वाले थे, तो इन्हें दिखाई देता है कि तोरो इनके उस लैंड के ऊपर खड़ा है जहां पे इन्होंने बीज बोए थे, और साथ ही में वो दो छोटे छोटे क्रिएचर भी। तो ये दोनों ही बहनें सामने निकल जाती है तो से मिलने के लिए, और देखती है कि जैसे तोरो किसी तरीके का कोई रिचुअल कर रहा है, कि जैसे वो कोई प्रेयर कर रहा है, तो ये दोनों भी करने लग जाती है। और तभी पता चलता है कि इनकी जो छोटी सी लैंड थी, जिनके ऊपर इन्होंने वो जो छोटे छोटे से प्लांट्स बोए थे, वो पेड़ बनने लगे हैं। देखते ही देखते वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, इतना बड़ा कि जो इनका कपूर वाला पेड़ था सामने, उतना बड़ा। इसके बाद में तूने यहां पे एक छोटा सा घूमने वाला लट्टू भी रख दिया था, जिसके ऊपर ये सारे के सारे सवार होके पूरे शहर में घूमने लगते हैं। तो मानो एक मैजिकल क्रिएचर है, उसके ऊपर ये दोनों ही लड़कियां बैठ जाती है और पूरे शहर में मस्त घूमने लगती है। तात्सु भी सामने देखता है, लेकिन उसे बस हरियाली दिख रही थी। उसे यह नहीं पता चल रहा था कि उसके बच्चे भी इतने ऊंचे पेड़ के ऊपर बैठे हैं और वो भी उसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं। अगले दिन जब जैसे ही सात सुखी और मैं उठते हैं, तो पहले इन्हें लगता है कि वो सपना था, लेकिन जैसे ही अपनी उस लैंड पे पहुंचती, तो वहां पर छोटे छोटे से प्लांट्स उग चुके। एक तो इन्हें लगता है कि नहीं, वो सपना नहीं था, बल्कि तोरो सच में आया था, और दोनों ही नाचने लग जाती हैं। अब इस दिन ये लोग आज खेतों में गए थे, तो सासुकी और मैं दोनों ही यहाँ पे काफी सारी चीजें कर ही रहे थे, खाना पीना भी खा रहे थे, और अपनी मॉम से रिलेटेड कई सारी चीजें भी शेयर कर रहे थे कि जब इनकी मॉम यहाँ पे आ जाएगी, ऐसी हरी भरी सब्जियां खाएगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो सासुकी कहती है कि जब मेरी मॉम आएगी ना, तब मैं आपको उनसे जरूर मिलाऊंगी। वो जैसे ही इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां खाएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इतनी ही देर में एक टेलीग्राम आता है जो कि हॉस्पिटल से आया था। अब इस टेलीग्राम को सासुकी खोल तो लेती है, क्योंकि घर पे इनके फादर नहीं थे। तो उसके अंदर लिखा था कि इमरजेंसी कॉल के लिए जो कि हॉस्पिटल से आया था, तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि उसके फादर को उसे इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। तो दादी माँ कहती है कि इनके ही कोई पास के कोई रिलेटिव्स हैं, उनके घर में टेलीफोन है। अब अनवर से बातचीत में गाइस, हर किसी के पास तो टेलीफोन होता नहीं था,
तो इसी चक्कर में ये लोग गांव से भागते हुए कांता जो कि मदद करता हुआ जा रहा था, और मैं मानती नहीं है और अपने पास में भुट्टा लेके जाती है कि वो अपनी मॉम को देख के ही रहेगी। सासुकी और कांता एक रिलेटिव के घर पे जाते हैं और वहां से सासुकी अपने डैड को कॉल करती है और बताती है कि एक टेलीग्राम आया है जो कि हॉस्पिटल से आया है, तो आप जल्दी चले जाइए, मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। और फिर सासुकी वहीं पर रुक जाती है क्योंकि कॉल वापस आने वाला था। इतनी देर में जो मे है वो भी रास्ता भटक जाती है, लेकिन उसे वापस से सासुकी और कांता आते हुए मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जब मैं पूछती है कि मॉम कहाँ पर है, वह कब तक आएंगी, उन्होंने तो कहा था कि वो जल्दी आने वाली है, तो सासुकी डांट देती है कि अपनी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है और वह इस बार नहीं आएंगी, वो अगले हफ्ते आएगी। एक तो मैं जोर जोर से रोने लग जाती है कि उसे तो अपनी मम्मी के पास जाना है और उसे तो ये सारी चीजें जो उसने बोई है वो सब देना है। तो सासुकी चिल्ला देती है कि तुम्हें क्या चाहिए कि मॉम की तबीयत खराब हो जाए, वो हॉस्पिटल में रहेगी तो ठीक रहेगी, ना कि तुम्हारे पास आके। और सासुकी चली जाती है। मैं छोटी सी बच्ची थी, ऑब्वियस सी बात है, तो वो भयंकर रोने लग जाती है और अकेली ही वहां से चली जाती है। यहाँ पे जब सासुकी भी घर पे आती है तो वो दादी माँ से मिलती है और दादी माँ कहती है कि बेटा तुम परेशान मत हो, सारी चीजें ठीक हो जाएगी, क्योंकि घर पूरा फैला हुआ था। दोनों बच्चियां यहाँ पे अलग ही तरीके से सो रही थी, किसी ने कुछ खाया नहीं था। तो सासुकी कहती है कि दादी मामा वापस आ तो जाएगी ना, तो ये दादी माँ उसे शांत कराती है कि बेटा तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, तुम ऐसी कैसे हिम्मत हार सकती हो, तुम्हारी माँ जल्दी आ जाएगी। अब मैं जैसे ये बातें सुनती है तो मेरे को लगता है कि उसकी मॉम कभी आएगी ही नहीं, तो इसी चक्कर में वो बच्ची अकेली ही घर से निकल जाती है। जिसके बाद तो सासुकी पूरे गांव के अंदर उसे ढूंढने लग जाती है। हर किसी से पूछती है कि आपने मेरे को देखा क्या, आपने मेरे को देखा क्या, लेकिन किसी ने भी मेरे को तो देखा ही नहीं था। अब पूरे गांव के अंदर वो इधर से उधर ढूंढ रही थी। तभी उसे एकदम से क्लिक होता है कि उसकी मॉम से रिलेटेड बातें चल रही, तो वह कहीं गलती से पागल लड़की हॉस्पिटल ना चली गई हो। और हॉस्पिटल का रास्ता लगभग 3 घंटे दूर है। रास्ते में उसे कुछ लोग भी मिलते हैं, तो वह कहते हैं कि हॉस्पिटल तो हम गए थे, वहां से आए भी थे, वहां पे तो कोई छोटी बच्ची नहीं थी, पता है। और सासुकी को कहता है कि तुम जल्दी से झरने के पास में, रिवर के पास में जाओ, वहां पे किसी को छोटी सी बच्ची का सैंडल मिला है, तो अच्छा होगा कि तुम वहां पे चली जाओ। अब सासुकी तो रोती रोती भागती है, बहुत तेजी से भागती, खुद की चप्पलें उतार के भागती है। और वहां पे नदी किनारे सब सासुकी का वेट कर रहे थे क्योंकि किसी को एक छोटी सी सैंडल मिली थी। अब दादी माँ यहां रोती रोती सासुकी से पूछती है कि यह चप्पल में तो नहीं है। तब सासुकी कहती है कि नहीं नहीं, ये चप्पल में की नहीं है। तब जाके सबको शांति फील होती है कि नहीं भाई, छोटी बच्ची अभी डूबी नहीं है। अभी सासुकी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किससे मदद मांगने के लिए जाए। तभी वह फटाफट से जंगल के पास में जाती है, उसे प्रे करती है कि प्लीज मुझे इस वक्त तो उससे बात करनी है, मुझे यहां से रास्ता दिखाओ। अपने आप ही अंदर का रास्ता खुलता जाता है। सासुकी सीधा तोरो के पास पहुंच जाती है जो कि इस वक्त सो ही रहा था। वह तोरे से मदद मांगती है कि मैं कहीं गुम हो गई है, कहीं पे भी नहीं मिल रही है, तुम प्लीज मदद करो। और उसके बाद में तो उसे सीधा पेड़ के सबसे ऊपरी छोर पे ले जाता है और बहुत जोर से आवाज लगाता है, जिससे कि वो जो कैट वाली टैक्सी थी वो आ जाती है और उसके बाद में सासुकी को उसमें बिठा दिया जाता है। सासुकी सीधा अब मे के पास में ही जाने वाली थी क्योंकि इस कैट का जो नया लोकेशन था वो मे का ही था। वो कैट अब तक मे को ढूंढ चुकी थी। मैं भी एक जगह पे बैठ के बहुत भयंकर वाला रो रही थी क्योंकि वह रास्ता भटक गई थी। और जैसे ही वह सासुकी को देखती है तो सबसे पहले माफी मांगती है कि आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊंगी, सच्ची मैं कभी नहीं जाऊंगी, मैं बस माँ के पास में जाना चाहती। अपनी सासुकी भी उसे बहुत डांटती है। अब उसके बाद में ये दोनों कहीं ना कहीं चाह तो रहे थे कि अपनी माँ से मिल ले। एक बार तो इस कैट के अंदर अपनी अगली लोकेशन हॉस्पिटल की हो जाती है, जिसके बाद में ये दोनों लड़कियां सीधा हॉस्पिटल की तरफ जाती है, लेकिन अंदर नहीं जाती। वहां पे ये दोनों कपल एक साथ में बैठा ही था और ये दोनों भी बातें कर ही रहे थे कि हम आखिर कब घर पे जाएंगे। ये बच्चियां टेंशन में आ रही होगी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे तो छोटा मोटा बुखार हुआ था। फालतू के अंदर ही सब लोगों ने टेंशन ले ली। अब जब ये दोनों लड़कियां देखती है कि भाई उनकी माँ बिल्कुल ठीक है और वह जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगी, तो बिल्कुल खुश हो जाती है। उसके बाद में जो मे है वह अपना भुट्टे को अपनी माँ की खिड़की के बाहर ही रख देती है और उसके बाद में यहां से चले जाते हैं। इसी वक्त तात्सु भी देख लेता है कि इनके विंडो के बाहर किसी ने कौन रखा है और इसके ऊपर ओखासा लिख रखा है। ओखासा का मतलब होता है गाइस जापानीज के अंदर माँ, मॉम, मदर। तो यह चीज देख के ऐसा लगता है कि जैसे इनकी बच्चियों ने ही इस चीज को छोड़ा हो। और उसके बाद में देखते ही देखते अब ये जो टैक्सी वाली कैट थी इन दोनों सासुकी और मे को घर की तरफ छोड़ देती है, जहां पे इन्हें दादी माँ सब मिल जाते हैं। अब ये जो स्पिरिट थी, जो कि हम कह सकते हैं कि एक